अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 27 एंड द चैप्टर नेम इज़ बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। तो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके बुक में इस चैप्टर से एक ही टॉपिक इंक्लूड है, दैट इज़ रूल ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। और इससे प्रीवियस जो हमारा चैप्टर था दैट वाज एवोल्यूशन, उसमें कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में कवर कर लेंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट। सो अब हम माइक्रोब्स का रूल स्टडी करेंगे कि वो किस तरीके से ह्यूमन को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिनको हम माइक्रोब्स भी कहते हैं, दे आर ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज एंड दे आर इनविजिबल टू नेकेड आइज। जिस तरीके से उसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है, माइक्रो मतलब स्मॉल, ये इतने स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग करने वाले, जो कि हमें अपनी नेकेड आई से नज़र नहीं आ सकते हैं और इनको देखने के लिए हमें लाजमी माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है। तो इसमें वायरसेस आ जाते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी एंड प्रोटोजोआ के मेंबर्स आ जाते हैं। वेयर दे आर प्रेजेंट, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह पे ये मौजूद होते हैं। एयर में भी मौजूद है, वाटर के अंदर भी मौजूद है, लैंड यानी कि सॉइल में भी ये मौजूद होते हैं, और इवन के बहुत ज़्यादा गर्म पानी में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने टैग पॉलीमरेज एंजाइम का पढ़ा था कि ये हम ले रहे होते हैं थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से, और थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि हॉट स्प्रिंग्स मतलब कि उबलते हुए पानी में भी ये सर्वाइव कर रहा होता है। या ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन आर इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। जिस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरियल फ्लोरा रह रहे होते हैं जो हमारे डिफरेंट बेनिफिशियल फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारे इंटेस्टाइन्स में रहने वाले बैक्टीरिया हमारे लिए विटामिन्स बना कर दे रहे होते हैं, इस तरीके से बाकी फंक्शंस भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन मैनी डिफरेंट एरियाज ऑफ बायोलॉजी। तो इसके अब हम इम्पैक्ट्स को स्टडी करते हैं। हार्मफुल इम्पैक्ट्स भी हैं और यूज़फुल इम्पैक्ट्स भी हैं। तो हार्मफुल इम्पैक्ट्स पैथोजेनिक है, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज़ कॉज कर रहे होते हैं। जिस तरीके से वायरसेस है, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ के मेंबर्स डिफरेंट टाइप की डिजीज़ को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड को ख़राब कर रहे होते हैं, फूड स्पॉइलेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दे कॉज अ फूड टू स्मेल, टेस्ट एंड लुक अनएक्सेप्टेबल। गंदी स्मेल आने लगती है उस फूड से, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है और उसकी जो अपीयरेंस है तो वो भी चेंज हो जाती है। 25% ऑफ द वर्ल्ड फूड सप्लाई इज़ लॉस्ट ड्यू टू स्पॉइलेज। तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज में हमारी फूड इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से स्पॉइल हो जाती है। अब हम स्टडी करते हैं यूज़फुल इम्पैक्ट्स फॉर द ह्यूमन वेलफेयर। तो हमारा मेन स्ट्रेस इसी चैप्टर में इन यूज़फुल इम्पैक्ट्स के ऊपर रहेगा। प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ब्रेड को सॉफ्ट बना रहे होते हैं, चीज़ प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, पनीर, योगर्ट, दही बना रहे होते हैं, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, विटामिन्स, डिफरेंट टाइप के इंजाइम्स हम इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से बना सकते हैं, एंड मेनी अदर यूज़फुल प्रोडक्ट्स। इसके अलावा यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड चेन का भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और ये उस फूड चेन में सबसे एंड में आते हैं, और इनको फिर हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। ये डिकम्पोजिशन का प्रोसेस करते हैं और उन डेड बॉडीज़ के अंदर जितने भी केमिकल्स होते हैं तो उनको सॉइल का पार्ट बना देते हैं, और इसमें हम बैक्टीरिया एंड फंजाई को एज अ डिकम्पोजर्स ले रहे होते हैं। इसके अलावा यही जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, दे आर रिक्वायर्ड फॉर वेरियस साइकिल्स ऑफ नेचर। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर साइकिल्स मेनली इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से चल रहा होता है। जिस तरीके से हमने नाइट्रोजन साइकिल में जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है उनको हमने स्टडी किया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हमने स्टडी किए, डिकम्पोजर्स को हमने स्टडी किया जो कि बैक्टीरिया एंड फंजाई भी हो सकते हैं। तो डिफरेंट जगहों पे हमने इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल स्टडी किया था नाइट्रोजन साइकिल में। और कुछ हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं करते हैं, मतलब ना उनके यूज़फुल एस्पेक्ट्स हैं ना उनके हार्मफुल एस्पेक्ट्स हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म डू नथिंग, वो ह्यूमन बीइंग के लिए, बाकी एनिमल्स, प्लांट्स के लिए कोई भी नुकसान या कोई भी इम्पॉर्टेंस उनके लिए नहीं रखते हैं। तो ये हमने स्टडी किया अबाउट द हार्मफुल इम्पैक्ट्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड द यूज़फुल इम्पैक्ट्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन द यूज़फुल इम्पैक्ट्स ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन डिटेल।
सो अब हम स्टडी करते हैं रोल ऑफ माइक्रोब्स इन फूड प्रोसेसिंग। द माइक्रोब्स ट्रांसफॉर्म अ फूड प्रॉपर्टीज टू अ बेनिफिशियल वे। मतलब जब यही माइक्रोब्स किसी फूड मटेरियल के ऊपर एक्ट करते हैं और इसको किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो फॉर्म हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वन। दीज मेक फूड सेफ, यानी माइक्रोबायोलॉजिकली एंड केमिकली उस फूड मटेरियल को सेफ बना देते हैं, क्योंकि ये उस फूड मटेरियल के अंदर ग्रो करते हैं, ये उसके अंदर अपनी कॉलोनीज़ बना देते हैं। तो फिर बाकी जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो उस फूड मटेरियल के अंदर फिर नहीं सर्वाइव कर पाते, क्योंकि इन बेनिफिशियल बैक्टीरिया ने या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने वहाँ पर अपनी कॉलोनीज़ बनाई हुई होती हैं। और इसी तरीके से हम बात करते हैं कि यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस फूड मटेरियल के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स ऐड कर रहे होते हैं जो कि हमारे लिए सेफ़ होते हैं, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। दे प्रोवाइड प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट क्वालिटी, मतलब कि क्वालिटी भी उसकी इन्हेंस हो जाती है, जिस तरीके से फ्लेवर है, कलर है या टेक्सचर। तो इस तरीके से फूड मटेरियल क्वालिटी वाइज चेंज हो जाता है, उसकी इकोनॉमिक वैल्यूज़ बढ़ जाती हैं। जैसे कि मिल्क इतना एक्सपेंसिव नहीं है जितना चीज़ एक्सपेंसिव होता है, ग्रेप्स इतने एक्सपेंसिव नहीं हैं जितना अल्कोहल एक्सपेंसिव होता है। और यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड को ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं दैट आर कन्वीनियंट, यानी कि हम उसको आसानी के साथ हम यूज़ कर पाते हैं। जिस तरीके से हमारी बॉडी को मिल्क को डाइजेस्ट करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है एज़ कम्पेयर टू योगर्ट। हम दही को आसानी से डाइजेस्ट कर पाते हैं, अगर हम 2-3 ग्लास लस्सी पी लें या अगर हम दही खा लें तो वो हम इजीली डाइजेस्ट कर पाते हैं एज़ कम्पेयर टू मिल्क। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े फूड प्रोसेसिंग के हवाले से। अब हम देखते हैं कि जो डिफरेंट टाइप के फूड प्रोडक्ट्स हैं तो ये कैसे बनते हैं, किस प्रोसेस के रिजल्ट में बनते हैं। प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्मेंटेशन, तो इसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस का इम्पॉर्टेंट रोल है। फर्मेंटेशन क्या है? ये एक एनएरोबिक रिस्पायरेशन है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होने वाला एक टाइप ऑफ रिस्पायरेशन है, जिसमें ग्लूकोज को तोड़ा जाता है इनटू लैक्टिक एसिड या इथेनॉल यानी कि अल्कोहल, और इस प्रोसेस के दौरान में कार्बन डाइऑक्साइड की भी प्रोडक्शन होती है और एनर्जी यानी कि एटीपी की भी प्रोडक्शन होती है। ऑल्दो कि बहुत कम अमाउंट में एटीपी की प्रोडक्शन होती है, बट एटीपी फॉर्म हो जाता है इस प्रोसेस में, जिसको यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने एनर्जी सोर्सेज के तौर पे यूटिलाइज कर लेते हैं। और जो हमारे डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं वो या तो इस लैक्टिक एसिड की वजह से बनते हैं, या तो इस इथेनॉल की वजह से बनते हैं, या इस कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन की वजह से बनते हैं। तो अब हमने उन प्रोडक्ट्स को स्टडी करना है जो कि इसी फर्मेंटेशन के रिजल्ट में बनते हैं। तो सबसे पहले हम इन प्रोडक्ट्स में स्टडी करते हैं योगर्ट मेकिंग को। योगर्ट क्या है? ये एक मिल्क प्रोडक्ट है दैट कैन बी मेड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मिल्क, मतलब हम इसको गॉट के मिल्क से भी बना सकते हैं, हम इसको शीप के मिल्क से भी बना सकते हैं, बट कॉमनली हम इसको काऊ के मिल्क से बना रहे होते हैं। और इसमें जो बैक्टीरिया काम कर रहे होते हैं उसमें आ जाते हैं स्ट्रेप्टोकोकस सेलिवेरियस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइल्स एंड लैक्टोबैसिलस बुल्गैरिकस। दीज बैक्टीरिया आर कलेक्टिवली नोन एज लैब, यानी हम इनको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कहते हैं, क्योंकि ये मिल्क के अंदर फर्मेंटेशन का प्रोसेस करते हैं और उस दौरान में लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन होती है। दैट्स वाई दीज बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। अब हम योगर्ट को बनाने का तरीका पढ़ते हैं। सबसे पहले हम मिल्क के अंदर ऐड कर देते हैं स्टार्टर, या हम इनोकुलम ऐड कर देते हैं। I don't know its Urdu name, but in Pashto this starter or inoculum is called as tumna। तो उस स्टार्टर के अंदर मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। 1 चम्मच या 2 चम्मच ही हम इसमें यही स्टार्टर ऐड कर रहे होते हैं, विच ऑन सुटेबल टेम्परेचर ग्रो एंड मल्टीप्लाई। यही बैक्टीरिया मिल्क के अंदर फिर ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी कॉलोनी बनाना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। और यही बैक्टीरिया मिल्क में मौजूद शुगर को, मतलब कि लैक्टोज को यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देते हैं अपने फूड सोर्स के तौर पे। ये लैक्टोज प्रेजेंट होता है मिल्क में। लैक्टोज एक डाइसेक्राइड है, तो सबसे पहले ये टूटेगा अपने मोनोसेक्राइड यूनिट्स में और फिर इन्हीं मोनोसेक्राइड यूनिट की एनएरोबिक रिस्पायरेशन के रिजल्ट में ब्रेकडाउन होगी और इसके रिजल्ट में बनेगा एटीपी, लैक्टिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो एटीपी है वो यही बैक्टीरिया यूटिलाइज कर लेंगे अपनी एनर्जी सोर्स के तौर पर एंड रिलीज करेंगे लैक्टिक एसिड को एज अ बाई प्रोडक्ट, क्योंकि उनको तो एटीपी चाहिए, इसलिए लैक्टिक एसिड इनके लिए बाई प्रोडक्ट होता है। बट यही लैक्टिक एसिड मिल्क के अंदर क्या करता है? एसिड है तो इट मीन के एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी उसी मिल्क की। ये कॉज करेंगे कर्डलिंग ऑफ मिल्क प्रोटीन केसीन इनटू अ सॉलिड मास कॉल्ड कर्ल्ड।
तो मिल्क के अंदर प्रोटीन मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं केसीन। ये केसीन एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर सख्त होना स्टार्ट हो जाता है, सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब ये सॉलिडिफाई होता है तो इसको हम बोलते हैं कर्ड। तो कर्डलिंग स्टार्ट कर देता है मिल्क प्रोटीन की यही लैक्टिक एसिड। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ जेल लाइक टेक्सचर कॉज कर देता है, स्पेसिफिक टेस्ट डेवलप कर देता है योगर्ट की। योगर्ट का स्पेसिफिक टेस्ट इसी लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। इंक्रीज्ड एसिडिटी, पीएच उसी मिल्क का या उसी कर्ड का 4 से लेकर 5 के दरम्यान में रेंज कर रहा होता है। ऑल्सो प्रिवेंट द ग्रोथ एंड पॉलिफरेशन ऑफ अदर पोटेंशियली पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो इसी इंक्रीज्ड एसिडिटी की वजह से उस योगर्ट के अंदर हम बाकी पैथोजेनिक बैक्टीरिया फिर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो ये हमने स्टडी किया कि किस तरीके से योगर्ट बनता है इन्हीं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की वजह से। मेनली ये अपने लिए तो एनर्जी ले लेते हैं इसी फर्मेंटेशन के प्रोसेस के रिजल्ट में, लेकिन लैक्टिक एसिड को एज अ बाई प्रोडक्ट इस मिल्क के अंदर ऐड कर देते हैं। तो यही लैक्टिक एसिड फिर केसीन प्रोटीन को सॉलिडिफाई कर देता है। कर्ड फॉर्मेशन होती है इन्हीं लैक्टिक एसिड की वजह से, स्पेसिफिक टेस्ट डेवलप हो जाता है योगर्ट का। और इसके अलावा एसिडिटी इंक्रीज हो जाने की वजह से दही के अंदर, योगर्ट के अंदर बाकी जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है तो फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। अब हम इन प्रोडक्ट्स में दूसरा प्रोडक्ट स्टडी करते हैं, दैट इज़ चीज़ मेकिंग। चीज़ यानी कि पनीर। चीज़ इज़ वन ऑफ द मिल्क बेस्ड फूड प्रोडक्ट और ये सॉलिड फॉर्म में होता है। इट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन वाइड रेंज ऑफ फ्लेवर्स, टेक्सचर्स एंड फॉर्म्स अक्रॉस द वर्ल्ड। डिफरेंट कंट्रीज़ इनको डिफरेंट फ्लेवर्स में, डिफरेंट शेप्स में बना रहे होते हैं। तो अब हम चीज़ मेकिंग का तरीका स्टडी करते हैं। जिस तरीके से हमने योगर्ट फॉर्मेशन में कहा कि हम मिल्क में कुछ स्टार्टर या इनोकुलम हम ऐड कर देते हैं जिसमें हमारे पास लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, तो यहाँ पर भी हम स्टार्टर बैक्टीरिया ऐड करते हैं मिल्क में। तो ये स्टार्टर बैक्टीरिया उस मिल्क में फर्मेंटेशन का प्रोसेस हम स्टार्ट कर देते हैं, लैक्टोज के ऊपर फीड करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एटीपी। एटीपी को खुद यूटिलाइज कर देते हैं और लैक्टिक एसिड को मिल्क में ऐड कर देते हैं। इसी लैक्टिक एसिड की वजह से मिल्क का पर्टिकुलरली सोर टेस्ट आ जाता है, तुर्श टेस्ट आ जाता है। और इसी लैक्टिक एसिड की वजह से मिल्क में मौजूद केसीन प्रोटीन की कोगुलेशन हो जाती है, वो सख्त होना स्टार्ट हो जाता है। कोगुलेशन किसको बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग लिक्विड इनटू सेमी सॉलिड फॉर्म, मतलब वो जमना स्टार्ट हो जाता है केसीन प्रोटीन। तो इस प्रोसेस को हम कोगुलेशन कहते हैं। इसी कोगुलेशन को इन्हेंस करने के लिए हम उस मिल्क के अंदर एडिशन करते हैं रेनेट की। रेनेट क्या है? ये एक एंजाइम है एंड इट इज़ एडेड आइदर एज अ लिक्विड और इन पेस्ट फॉर्म टू फर्दर इनकरेज द मिल्क टू सॉलिडिफाई, क्योंकि लैक्टिक एसिड में भी सॉलिडिफाई करना होता है, लेकिन जब हम रेनेट को ऐड कर देते हैं तो सॉलिडिफिकेशन का प्रोसेस मज़ीद तेज़ हो जाता है। रेनेट के टैबलेट्स भी हम यूज़ कर सकते हैं इस प्रोसेस के तौर पे। इन टैबलेट्स में रेनिन एंजाइम्स मौजूद होते हैं। ये एंजाइम नेचुरली प्रेजेंट होते हैं स्टमक ऑफ काव्स में भी एंड ह्यूमन के इन्फेंट्स के स्टमक में भी ये मौजूद होते हैं, क्योंकि इन्होंने यूटिलाइज़ करना होता है मिल्क को अपनी फूड सोर्स के तौर पे, इसलिए इनकी बॉडीज़ में स्टमक के अंदर नेचुरली भी प्रेजेंट होता है। पहले हम इसको स्टमक ऑफ काव्स से ले रहे होते थे, लेकिन अब इसी रेनिन को प्रोड्यूस किया जाता है बाय जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया से। तो इस तरीके से उसकी जो कोगुलेशन है तो वो इंक्रीज़ हो जाती है। या रेनेट की जगह कोगुलेशन करने के लिए हम उस मिल्क में एडिशन कर रहे होते हैं एसिड की, सच इज़ विनेगर, यानी सिरका डाल देते हैं या लेमन जूस ऐड कर देते हैं, तो तब भी कोगुलेशन हो जाती है। जब वो मिल्क कोगुलेट हो जाता है तो उसके रिजल्ट में कर्ड की फॉर्मेशन होती है एंड बनता है वे। एज द मिल्क सॉलिडिफाइज इट फॉर्म कर्ड एंड वे। कर्ड क्या है? ये सॉलिड पार्ट है उसी मिल्क का, मतलब जो जमा हुआ पोर्शन है उसको हम कर्ड बोल रहे होते हैं, और जो पानी पानी आ जाता है उसी कर्ड के ऊपर उसको हम वे बोल रहे होते हैं। तो जब कर्ड और वे बन जाता है तो नेक्स्ट हमने सेपरेशन करनी होती है कर्ड की एंड वे की। वे को हम सेपरेट कर देते हैं, ऊपर से पानी हटा देते हैं, और ये जो पानी है जिसको हम वे बोल रहे होते हैं, इट इज़ रिच इन प्रोटीन एंड विटामिन्स। इट इज़ यूज्ड एज अ फूड सोर्स फॉर यीस्ट। यीस्ट इसके ऊपर एक्ट कर देते हैं और इसको कन्वर्ट कर देते हैं ऐसे फॉर्म में जो कि बाद में कैटल्स के लिए एज अ फीड सोर्स के तौर पे यूज़ हो रहा होता है। मतलब हमने इसी वे से भी यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं, इसको भी हम यूज़ कर रहे होते हैं कैटल्स के लिए। और ये जो कर्ड है
इसमें हम नमक ऐड कर देते हैं, इसकी साल्टिंग कर रहे होते हैं फॉर फ्लेवर एंड एज अ प्रिजर्वेटिव, इसलिए हम उसमें साल्ट ऐड करते हैं। सो द चीज़ डज़ नॉट स्पॉइल ड्यूरिंग द लॉन्ग मंथ्स आर ईयर्स, तो इसकी वजह से बहुत अरसे तक ये चीज़ हमारे पास प्रिजर्व रहता है। और अब हमने इसकी शेपिंग करनी होती है। द कर्ड इज़ पुट इनटू मोल्ड्स टू फॉर्म इनटू अ स्पेसिफिक शेप, किसी मोल्ड के अंदर हम इसको डाल देते हैं जिसकी वजह से चीज़ की पर्टिकुलर शेप आ जाती है। और इसको प्रेस किया जाता है विद वेट्स टू रिमूव द एनी रिमेनिंग लिक्विड, जितना आप उसे लिक्विड रिमूव करोगे उतना ही वो चीज़ सख्त हो जाएगा। और फिर हम चीज़ की राइपनिंग करेंगे, इसकी मैच्योरेशन करेंगे। एडिशन ऑफ बैक्टीरिया फंजाई आर बोथ, इसमें हम कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया या फंजाई ऐड कर देंगे तो उसकी वजह से इसी चीज़ की राइपनिंग हो जाएगी, मैच्योरेशन हो जाएगी। द ब्लॉक्स ऑफ चीज़ आर लेफ्ट टू मैच्योर, इसको बहुत अरसे के लिए छोड़ दिया जाएगा इन्हीं ब्लॉक्स को, ताकि इसके अंदर मौजूद चीज़ मैच्योर हो जाए। इसके जो डब्बे होंगे तो उसको मैच्योर होने के लिए छोड़ दिया जाएगा। और इसी बैक्टीरिया और फंजाई की वजह से इस चीज़ का pH रिड्यूस हो जाएगा। pH रिड्यूस होने की वजह से चीज़ का पर्टिकुलर टेक्सचर आ जाएगा और इसका पर्टिकुलर फ्लेवर डेवलप हो जाएगा। तो ये हमने स्टडी किया अबाउट द चीज़ फॉर्मेशन। हमने कहा कि स्टार्टर बैक्टीरिया ऐड कर देते हैं जो कि लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन करते हैं। लैक्टिक एसिड केसीन की कोगुलेशन कॉज करता है। कोगुलेशन को इन्हांस करने के लिए हम रेनेट भी ऐड कर सकते हैं, या अगर हम रेनेट ना ऐड करें कोगुलेशन के लिए तो उसमें हम एसिड्स भी यूज़ कर सकते हैं। और जब हम कोगुलेशन कर लेते हैं, कोगुलेशन हो जाती है, तो एक उस मिल्क का जमा हुआ पोर्शन आ जाता है, सख्त पोर्शन आ जाता है, और एक पानी पानी वाला पोर्शन आ जाता है। तो जो पानी पानी वाला पोर्शन होता है उसको हम वे बोल रहे होते हैं, और जो उसका सॉलिडिफाई पोर्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड एज कर्ल्ड। तो बेसिकली कर्ल्ड को हम यूज़ कर रहे होते हैं चीज़ फॉर्मेशन के लिए। वे को हम हटा देते हैं और इस वे के ऊपर यीस्ट पर एक्ट कर रहे होते हैं और इसको किसी ऐसे सोर्स ऑफ फूड में कन्वर्ट कर देते हैं, किसी ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिसको फिर हम बाद में कैटल्स के लिए एज अ फूड सोर्स यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होते हैं, इसके अंदर विटामिन्स मौजूद होते हैं। और ये जो कर्ल्ड है इसमें हम साल्ट ऐड कर देते हैं ताकि ये प्रिजर्व हो सके, क्योंकि इसको हमने बहुत अरसे के लिए फिर प्रिजर्व करना होता है। और इसको किसी मोल्ड के अंदर डाल देते हैं ताकि इसकी पर्टिकुलर शेप आ जाए। इसको हम प्रेस कर रहे होते हैं ताकि अगर कोई रिमेनिंग लिक्विड है, वाटर वगैरह इसमें मौजूद है, वे इसके अंदर मौजूद है, तो वो इसे निकल जाए। जितना ज़्यादा उससे लिक्विड पोर्शन हटेगा उतना ही चीज़ सख्त होगा। और फिर हम इस चीज़ के बड़े बड़े ब्लॉक्स को वैसे ही छोड़ देते हैं, और ताकि इसके अंदर जो चीज़ है तो वो मैच्योर हो सके। और इसके लिए हम एडिशन कर रहे होते हैं बैक्टीरिया की या फंजाई की, तो pH रिड्यूस हो जाता है जिसकी वजह से उस चीज़ का पर्टिकुलर टेक्सचर आ जाता है, पर्टिकुलर फ्लेवर डेवलप हो जाता है। तो ये हमने स्टडी किया चीज़ फॉर्मेशन को, और इसके लिए भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प की ज़रूरत होती है। फूड प्रोसेसिंग में हम ब्रेड फॉर्मेशन को भी स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि हम आटे से खमीर बना रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ यीस्ट्स। तो व्हीट डव इज़ फर्मेंटेड टू मेक ब्रेड, इट इज़ मेनली कैरिड आउट बाय यीस्ट, और वो यीस्ट है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। ये जो यीस्ट है ये इस व्हीट डव के अंदर मौजूद शुगर के ऊपर एक्ट करते हैं, इसको इथेनॉल में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको कार्बन डाइऑक्साइड में ATP में कन्वर्ट कर देते हैं। इस ATP को खुद यूटिलाइज़ कर लेते हैं, इथेनॉल भी ऐड हो जाता है उसी डव के अंदर, और इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वो जो आटा है वो ऊपर को उठ जाता है और सॉफ्ट बन जाता है। Therefore this yeast is also called as baker's yeast, क्योंकि बेकरी प्रोडक्ट्स में इन्हीं यीस्ट को बहुत लार्ज स्केल में यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट अब हम स्टडी करते हैं रोल ऑफ माइक्रोब्स इन अल्कोहल इंडस्ट्रीज़। तो अल्कोहल बनाने का प्रोसेस इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, या जो आटे को खमीर करने का प्रोसेस है, ये बहुत एंशिएंट टाइम से होता आ रहा है। बहुत पुराने ज़माने के लोग भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते थे ताकि आटे को खमीर में कन्वर्ट किया जा सके और अल्कोहल की प्रोडक्शन की जा सके। तो अल्कोहल क्या है? मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट है यूज्ड इन द लेबॉर्ट्रीज़, केमिकल इंडस्ट्रीज़ एज वेल एज फ्यूल। तो अपनी डिफरेंट सूरतों में ये डिफरेंट जगहों पे यूज़ हो रहा होता है, और ये एक फेमस या पॉपुलर ड्रिंक भी है फॉर नॉन मुस्लिम्स। और इस प्रोसेस में जो रिस्पॉन्सिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो यीस्ट होता है, और वो है हमारे पास सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करता है, इसके रिजल्ट में इथेनॉल यानी कि अल्कोहल की प्रोडक्शन होती है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और ATP भी रिड्यूस होते हैं। तो ATP को यही यीस्ट अपनी एनर्जी सोर्स के तौर पे यूटिलाइज़ कर लेते हैं।
डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ शुगर डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल कैन बी मेड। ये डिपेंड करता है कि हमने किस फूड सोर्स की शुगर को यूटिलाइज़ किया हुआ है अल्कोहल की प्रोडक्शन के लिए, तो इस बेसिस पर डिफरेंट टाइप के अल्कोहल्स होते हैं। इनमें एक हमारे पास आ जाता है बियर, जो कि मोस्टली ऑब्टेन किया जा रहा होता है फ्रॉम बार्ले शुगर, बार्ले जिसको उर्दू में जौ कहा जाता है। इसके अलावा हम वीट को भी यूज़ कर सकते हैं या राइस को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये बार्ले से प्रिपेयर हो रहा होता है। और वाइन भी एक अल्कोहल है जो कि ग्रेप शुगर से प्रिपेयर किया जाता है, अंगूर में मौजूद शुगर से प्रिपेयर किया जाता है। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं हाउ टू मेक बियर। तो इसमें जो सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी यीस्ट है, तो अब यहाँ पर हम इसको ब्रीवियर यीस्ट बोलेंगे। जब ये आटे को खमीर में कन्वर्ट कर रहा था तो तब हमने इसको कहा था बेकर्स यीस्ट, लेकिन अब चूंकि ये ड्रिंक बना रहा है इसलिए हम इसको ब्रीवियर्स यीस्ट बोलते हैं। तो इस प्रोसेस में सबसे पहले हम बार्ली के ग्रेन्स लेते हैं। They are partially germinated to convert the starch into maltose and this process is called as malting. जिबरलिन्स जो कि एक प्लांट हार्मोन है एंड एमाइलेज जो कि एक एंजाइम है, दे आर ऑल्सो यूज टू स्पीड अप द प्रोसेस। इस ग्रेन्स के अंदर मौजूद होता है स्टार्च, और स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, इसके ऊपर यीस्ट इतनी आसानी के साथ एक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इन्हीं ग्रेन्स को हम पहले लेते हैं, इसकी हम पार्शली जर्मिनेशन करते हैं। मतलब जर्मिनेशन करने के लिए हम इसको या तो मॉइस्ट एनवायरनमेंट दे देते हैं या हम इसको लिक्विडी मीडियम दे देते हैं। जिस तरीके से आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर मटर के दाने मॉइस्ट एनवायरनमेंट में रहे या पानी के अंदर रहे तो इनकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है, तो इसी तरीके से हम ग्रेन्स की भी जर्मिनेशन करवा रहे होते हैं। इसलिए करवा रहे होते हैं ताकि उस ग्रेन्स के अंदर मौजूद स्टार्च कन्वर्ट हो जाए इनटू इट्स सिंपलर फॉर्म, यानी कि माल्टोज डाइसेक्राइड। तो जिबरलिन्स या एमाइलेज इस माल्टिंग के प्रोसेस को इन्हांस कर सकते हैं। The sugar is extracted by crushing the grains and adding hot water। अब हम इन्हीं ग्रेन्स के साथ गर्म पानी ऐड कर देते हैं। इस तरीके से हम बर्तन में इसको लेते हैं और इन्हीं ग्रेन्स के ऊपर हम कोई प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से यही दाने क्रश हो जाते हैं और इसके अंदर जो मौजूद लिक्विड है तो ये इनसे निकलने लगता है। द लिक्विड ऑब्टेन आफ्टर दिस प्रोसीजर इज़ नोन एज वॉट। तो ये जो लिक्विड हम यहाँ से ऑब्टेन कर लेते हैं इसको हम बोलते हैं वॉट, और बेसिकली हम अल्कोहल इसी वॉट से बना रहे होते हैं, इसी लिक्विड से बना रहे होते हैं जो हमने इन्हीं ग्रेन्स की क्रशनिंग के रिजल्ट में ऑब्टेन किया हुआ होता है। नेक्स्ट द वॉट इज़ फर्मेंटेड बाय यीस्ट टू प्रोड्यूस अल्कोहल। तो फिर इस लिक्विड के अंदर हम यीस्ट ऐड कर देते हैं और इसको कुछ अरसे के लिए हम छोड़ते हैं। तो यीस्ट इसी वॉट के अंदर मौजूद माल्टोज को कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है इनटू अल्कोहल, तो हमारे पास बियर की प्रोडक्शन हो जाती है। तो ये हमने स्टडी किया कि अल्कोहल किस तरीके से यीस्ट से प्रिपेयर किया जाता है। पहले हम ग्रेन्स लेते हैं, बार्ले के ग्रेन्स ले लेते हैं, उसकी हम पार्शियल जर्मिनेशन करते हैं, उसमें मौजूद स्टार्च सिंपलर यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हम इन्हीं ग्रेन्स की क्रशनिंग कॉज कर देते हैं, उसके लिए हम इसमें हॉट वाटर ऐड कर देते हैं। प्रेशर अप्लाई करने की वजह से इन ग्रेन्स के अंदर मौजूद लिक्विड इनसे निकलने लगता है, उस लिक्विड को हम कलेक्ट कर लेते हैं और उसमें हम यीस्ट ऐड कर देते हैं और यीस्ट जो है इसी वॉट में मौजूद इस लिक्विड में मौजूद माल्टोज को कन्वर्ट करता है इनटू अल्कोहल। तो आज के लेक्चर में हमने स्टडी किया कि हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए किस तरीके से डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ कर रहे होते हैं और अपने यूज़फुल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन कर रहे होते हैं।